हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा बायोलॉजी एनसीईआरटी पेज 6 to 8। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट लाइन में बायोलॉजी की एनसीईआरटी की कंटिन्यू करूंगा, वो रहने वाला है आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है, जिन भी भैयाओं ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पढ़ाया था व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, क्या उसके डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, क्या उसके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी है एनटीए जिनको क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दे सकता है, या फिर पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। तो मैंने हर पॉइंट आपको कराया था। वो लगभग 50 मिनट की वीडियो थी बच्चों। जिन भी भैया ने नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देख के आए फिर इसको देखें, तभी ये और अच्छे से समझ आएगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो चलते हैं बच्चों, आज भी मैं सेम वही अपने कंटेंट पर रहूंगा। आज भी मैं आपको सेम उसी प्रकार से स्पेसिफाइड कराऊंगा कि जो एनसीईआरटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए हैं, और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी बनती है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने की, उसको मैं लूंगा और उस लाइन को आपको एनसीईआरटी की लाइन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले आप पहली लाइन डालें जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको आ सकती है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। यानी हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर कितनी स्पीसीज अब तक नोन है और डिस्क्राइब है। कितनी बच्चों? लगभग लगभग 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब आप कह रहे होंगे कि मिलियन क्या है? तो आप सभी YouTube का इस्तेमाल करते हो, आप सभी को पता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 लाख। तो इसका मतलब हो गया 1.7 का मतलब हो गया 17 लाख, और 1.8 मिलियन का मतलब हो गया 18 लाख। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अर्थ है उस पर आज तक कितनी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, तो वो है 1.7 मिलियन, यानी 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज। तो बच्चों इस पॉइंट को अपनी कॉपी में डालें, मैं भी आपको लिखा रहा हूं। आ जाओ तो बच्चों, तो सबसे पहला डालें हेडिंग के बाद पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज, the number of species that known and describe that known and describe range between 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। और बच्चों मिलियन का मतलब आप समझ गए, 10 लाख, यानी 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने ढूंढ के रखी हैं, वो नोन है और डिस्क्राइब है, जिनके बारे में हमें पता है। तो पहला पॉइंट अपनी डायरी में डालो बच्चों। अब यहां पर एक पॉइंट और आपको कंसीडर करा देता हूं, हालांकि वो हमारे इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है जो आपका सिलेबस है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, लास्ट यूनिट जब आप पढ़ोगे क्लास 12th की, तो आप पढ़ोगे इकोलॉजी। इकोलॉजी यूनिट में एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मे, उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है, यानी हमारा जो वर्ल्ड है, उसके अंदर जो नोन स्पीसीज हैं वो तो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, यानी 17 से 18 लाख। अगर मैं बात करूं कि कितनी है,
जो हमें पता है कि बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं। सपोज करो मैं आपको जंगल में ले जाऊं तो आपको ऐसी स्पीसीज हैं बहुत सारी जो आपको पता ही नहीं है कितनी है, आपको पता ही नहीं है कि कितनी और है, ये कौन सी है ये कौन सी है। जैसे मैं आपसे पूछूं जंगल में ले जाके ये किसका पेड़ है, तो आपको खुद नहीं पता होगा कि वो किसका पेड़ है। तो उनका जो एस्टिमेशन था, उन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं हमारे अर्थ पे, यानी 70 लाख स्पीसीज हैं। लेकिन उनमें से नोन कितनी है बच्चों, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही जान पाए अभी तक। तो बच्चों ये लाइन भी आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नोन जिनके बारे में हमें पता है, जैसे आप शेर को देखोगे तो आपको पता है लायन, जैसे आप चीते को देखोगे टाइगर, जैसे आप नीम के पेड़ को देखोगे तो नीम का है, आम के पेड़ को देखोगे आम का है। ये नोन स्पीसीज हैं। लेकिन कुछ ऐसे अजनबी पेड़ दिखेंगे आपको जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है और ना साइंटिस्ट खोज पाए। तो रॉबर्ट मे ने कहा था कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन डिस्क्राइब कितनी है, 1.7 टू 1.8। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डायरी में अपने नोटबुक में इसको भी डालें। तो बच्चों मैं करता हूं रब और चलते हैं आगे। ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो हमारी जो रॉबर्ट मे है, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में 7 मिलियन स्पीसीज हैं, यानी 70 लाख स्पीसीज हैं। लेकिन हमको पता है कि हमारी नोन स्पीसीज या डिस्क्राइब स्पीसीज कितनी है जो साइंटिस्टों के द्वारा खोजी जा चुकी हैं, 1.7 टू 1.8। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है और दोनों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने की भी प्रोबेबिलिटी बनती है। अब चलते हैं आगे बच्चों, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बच्चों, साइंटिफिक नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय। जो स्पीसीज हैं अलग अलग, उनको एक साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक नोटेशन में स्पेसिफाइड कर दिया। जैसे सिंपल, मैं आपसे कहूं कि आपको मैं जंगल में ले गया और आपको मैंने दिखाया, सपोज करो आम का पेड़, आप कहेंगे, हमारे भारत देश के जितने भी वो हैं सब कहेंगे ये आम का पेड़ है। लेकिन अगर मैं विदेश में बात करूं, विदेश में कहेंगे मैंगो, फलाना, कोई किसी अलग कंट्री में कोई अलग, क्योंकि आपको पता है आम की ही बहुत सारी स्पीसीज हैं। जैसे कहीं लंगड़ा है, कहीं दशहरी है, कहीं फलाना है, कहीं डिकाना है। तो आम की भी बहुत सारी वैरायटी है। इसलिए इस चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए कि सारे पूरे जितने भी हमारे जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश में ही, उनमें एक ही नाम से किसी स्पीसीज को जाना जाए, तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज नाम करने के लिए कुछ बुक्स ली गई और उन बुक्स को प्लांट के लिए अलग थी, एनिमल के लिए अलग थी। तो वो कौन कौन सी थी, उनको भी एक लाइन में आपको लिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो साइंटिफिक नेम आर प्रोवाइडेड बाय, तो कौन कौन सी 2 बुक थी उनके द्वारा साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए। तो इसको भी नोट डाल के लिखें, साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय, आर प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन, आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो बच्चों जो साइंटिफिक नेम है वो प्रोवाइड किए गए प्लांट के लिए, वो बुक थी आईसीबीएन, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। किसी किसी बुक में फॉर की जगह ऑफ भी होगा, बच्चों घबराना नहीं है, अगर ऑफ आ जाता है तो वो एक एनसीईआरटी का एरर है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये किसके लिए था बच्चों, तो बच्चों ये था प्लांट के लिए, फॉर प्लांट। अब बच्चों मैं पूछूं आपसे एनिमल के लिए क्या होगा, तो एनिमल के लिए एक दूसरी बुक थी
जिसका नाम था इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, इसको आप नोट के फॉर्म में डालें कि साइंटिफिक नेम आर प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर अ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट, यानी जो प्लांट की जो बुक थी जिसमें सारे जितने भी साइंटिफिक नेम थे सब किसके द्वारा दिए गए, किस बुक में दिए गए, तो बच्चों उनके लिए एक बुक बनाई गई जिसका नाम था आईसीबीएन। तो इस पॉइंट को आप नोट करो। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ कि बच्चों एनिमल्स के लिए क्या बुक का नाम रहा होगा। तो बच्चों एनिमल के लिए भी चलते हैं। तो एनिमल के लिए आपको बता दूं नाम रहा है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजी की दो ब्रांच है, आपको पता है, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, यानी आपको पता है प्लांट की स्टडी हम किस में करते हैं, तो बच्चों प्लांट की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं, एनिमल की स्टडी किस में करते हैं, जूलॉजी। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो पॉइंट डालें साइंटिफिक साइंटिफिक नेम scientific name are provided scientific name are provided by international code for zoological nomenclature इसको कहते हैं ICZN। ये किसके लिए थी बच्चों, तो ये थी बच्चों किसके लिए, ये थी एनिमल के लिए, फॉर एनिमल। तो ये दो पॉइंट भी आपकी डायरी में जाएंगे। आज तक क्वेश्चन तो नहीं आया बच्चों, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, बहुत ज्यादा अगर आएगा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। या तो डायरेक्ट पूछ सकता है ICZN स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, या पूछ लेगा कि साइंटिफिक नेम जो प्रोवाइड किया गया एनिमल के लिए वो किस बुक में था, ICZN में। प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए वो ICBN में था। ICBN की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों पॉइंटों को अपनी डायरी में जरूर डालें। अब चलते हैं आगे, इसको करते हैं रव। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये दो पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे अच्छे से। अब बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे, आपने बहुत ज्यादा जिक्र सुना होगा उन साइंटिस्ट का, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। लेकिन कैरोलस लीनियस से पहले उनका नाम था कार्ल वोन लिनेस, यानी उनका नाम था कार्ल वोन लिनेस। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना नाम भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रख लिया। सॉरी बच्चों स्पेलिंग गलत हो गई। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना नाम कार्ल वोन लिनियस से हटा के कैरोलस लीनियस रख लिया। बच्चों अब आप कह रहे होंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि दो बुक थी ICBN और ICZN। ये दो ऐसी बुक थी जिन्होंने साइंटिफिक नेम बताए, कोई भी प्लांट है कोई भी एनिमल है वो पूरे, जैसे सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, हमें पता है कि हमारे देश में आम की बहुत सारी वैरायटी हैं, हर स्टेट में आप जाओगे तो आम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन एक बोर्ड बैठा, यानी एक मैं बोलूं एक तरीके से एक ऐसी
ऐसी ऐसी कमिटी बैठी जिनने क्या कहा, उन्होंने बोला कि एक ऐसा नाम होना चाहिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज का जो एक नाम से पूरा वर्ल्ड जाने। जैसे सिंपल, मेरा नाम निशांत है। अब मुझे अगर अमेरिका में कुछ और कहें, इंडिया में कुछ और कहें, इंडिया की अलग अलग स्टेट में कुछ और कहें, तो इससे क्या होगा, मुझे कोई जानेगा नहीं। लेकिन अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी निशांत बोलते हैं, इंडिया में भी निशांत बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में भी निशांत बोलते हैं, तो इससे क्या है, मेरा एक एक पेटेंट बन गया, मतलब एक नाम रख गया कि निशांत तो यही है। तो बच्चों ऐसे ही उस कम्युनिटी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जैसे आईसीबीएन प्लांट के लिए बना दी गई, तो उन्होंने कहा जितने भी मैंगो हैं, जितने भी मैंगो किसी भी स्टेट में आप अगर मैंगो का ट्री दिखा दोगे या मैंगो दिखा दोगे तो वो कहेंगे ये मैंजीफेरा इंडिका है, कहीं पर भी। तो ये साइंटिफिक नेम था बच्चों। साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग पूरे देश विदेश कहीं पर भी आप चले जाओ, एक ही नाम से चीज जानी जाएगी। जैसे मुझे जान रहे थे निशांत, ऐसे ही आम के पेड़ को जाना गया किसके नाम से, मैंजीफेरा इंडिका। तो टू नेम सिस्टम रखा गया। जिस कम्युनिटी के जो हेड थे वो थे कार्ल बोन लीनियस नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना नाम चेंज करके कैरोलस लीनियस रख लिया। अब चलते हैं बच्चों कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि नेमिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग नाम से अगर अलग अलग स्पीसीज को जाना जाता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। जैसे आपको अगर आम खाना है, विदेश में जाके आप कहते आम लाओ, तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंजीफेरा इंडिका, तो वो तुरंत से समझ जाएगा साइंटिफिक नेम है, पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाता है, आम। क्लियर बच्चों। अब चलते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लीनियस ने दिया था उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे। तो बच्चों जो लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया वो क्या था, बायनोमियल, स्पेलिंग एक बार देख लेना बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग वैसे सही है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आपको पता है नोमेनक्लेचर का मतलब किससे है, नेमिंग से। सबने पढ़ा है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप कि आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर नोमेनक्लेचर वाली चीज वही है। इस साइंटिफिक नेम है टू कंपोनेंट। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कहा गया कि हर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी नाम की बात करूं तो आपको पता है मेरा नाम क्या है, निशांत चौधरी, यानी मेरा नाम दो शब्द से मिलके बना है। यानी अगर मैं मैंगो की बात करूं बच्चों, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर मेरे जो नाम है उसमें निशांत है और चौधरी है। आपको पता है निशांत मेरा नाम है, चौधरी मेरा सरनेम है। जैसे ही क्या किया गया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में भी टू नेम सिस्टम रखा गया, टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें एक कंपोनेंट स्पेसिफाइड करता था जेनेरिक नेम को। किसको बच्चों, जेनेरिक नेम को। और दूसरा जो कंपोनेंट था वो स्पेसिफाइड करता था स्पेसिफिक एपिथेट को। हालांकि स्पीसीज बोलते हैं लेकिन बच्चों मोर देन करेक्ट ज्यादा है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है बच्चों ज्यादा करेक्ट, स्पेसिफिक एपिथेट। तो बच्चों ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें दो कंपोनेंट थे। जैसे हमारा नाम एक निशांत नेम है, चौधरी सरनेम है, तो बच्चों चौधरी से वो क्या जानकारी ले पाएंगे कि ये जर्नल का है, ओबीसी का है, किसका है। ऐसे ही मैंजीफेरा इंडिका में भी दो कंपोनेंट लिए, इसमें मैंजीफेरा पहला था, इंडिका दूसरा था। मैंजीफेरा पहला कंपोनेंट जेनेरिक नेम को स्पेसिफाइड कर रहा था, जबकि इंडिका जो है वो उसकी स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिफाइड कर रहा था। अब बच्चों ये आपको पता ही है, तीसरा पॉइंट डालो कि ये दिया किसने था। तो आपको पता है बच्चों जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उससे कौन से साइंटिस्ट प्रभावित हुए थे, तो कैरोलस लीनियस। अब मैं कार्ल बोन लीनियस नहीं लिखूंगा, केवल क्या लिखूंगा, सिंपली
कैरोलस लीनियस। तो कौन किसने दिया था टू कंपोनेंट सिस्टम, या उसी को मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता हूं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया के कोई भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, एक ऐसा नाम होगा जिसको अगर आप पुकारोगे तो वो आपको आसानी से मिलेगी। तो इस साइंटिस्ट ने हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया। इसको लिखें, ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि टू सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। दो कंपोनेंट क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने, जिसमें पहला नाम जेनरिक नेम को स्पेसिफाइड करता है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट को डिफाइन करता है। अब चलते हैं आगे बच्चों, ये लाइन क्लियर हुई। अब इसमें इन नेम को लिखने की जो चीज है उसके ब्याप पर हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज याद रखनी होंगी। तो बच्चों, हेडिंग को तो सेम रखते हैं। अब चलते हैं आगे। बच्चों, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिख रहे यानी टाइप करा रहे हैं तो बच्चों याद रखना वो इटैलिक्स में टाइप होना चाहिए। कैसे बच्चों, इटैलिक्स में। और जो उसकी भाषा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रीक। अब आप कहेंगे ग्रीक भाषा क्यों होनी चाहिए? बच्चों, ग्रीक भाषा सबसे एंशिएंट भाषा है, एंशिएंट भाषा है, यानी लैटिन लैंग्वेज है। एंशिएंट भाषा है, लैटिन लैंग्वेज, और तीसरा है लैटिन लैंग्वेज में स्पेसिफाइड करें। अब ये ऐसा क्यों है? तो बच्चों याद रखना, जो ग्रीक भाषा है, जो लैटिन भाषा है, वो एक तरीके से डेड लैंग्वेज है। क्या है? डेड लैंग्वेज, यानी उसकी एक चीज के दो मीनिंग नहीं हो सकते हैं, जो है एज इट इज है, यानी मरी हुई भाषा है, उसको मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि आज उसका कोई यूज नहीं है। जैसे सिंपल में इंग्लिश भाषा की बात करूं तो कोई भी शब्द है, यूज, यूएसई, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो ये एक क्या एक्टिव लैंग्वेज है बच्चों। लेकिन अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें, लैटिन लैंग्वेज की बात करें, तो ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और इसको आज के समय पे मृत घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है अगर ग्रीक भाषा में आपने कुछ चीज लिख दी तो उसका सटीक एक ही मतलब होगा। तो बच्चों याद रखना, जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। अब पहले रीजन पूछा जाता था, हालांकि अब एमसीक्यू है, तो आप याद रखना क्यों लिखा जाता था। तो रीजन है कि जो ग्रीक भाषा है वो एक डेड लैंग्वेज है। क्रिस्टल क्लियर। और दूसरा पॉइंट बच्चों यहीं पर मैंने बता दिया, इटैलिक। हम टाइप अगर करते हैं कंप्यूटर के द्वारा तो किस लैंग्वेज में करते हैं? इटैलिक्स में। डन बच्चों। हालांकि ये दो पॉइंट हो गए लेकिन आप एक ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रीजन भी क्लियर बच्चों, और लाइंस भी आपके कंटेंट में चली गई। अब चलते हैं आगे बच्चों। अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं, इसको अगर हम हाथ से लिखते हैं कॉपी पे, तो याद रखना बच्चों, आपको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो शब्द हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से बताया, मेंजीफेरा इंडिका। पहला जो जेनरिक नेम को इंडिकेट करता है, इंडिका, और दूसरा जो स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करता है। याद रखना बच्चों, जब भी हम लिखते हैं इसको, तो जो पहला जो वर्ड है, याद रखना बच्चों, जो जेनरिक नेम का पहला वर्ड है उसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों? हमेशा उसको कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल, यानी बड़े अल्फाबेट में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है एम। बाकी के जितने भी जेनरिक नेम होंगे सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे बच्चों, सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे जितने भी हैं। और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, बच्चों याद रखना, जो स्पेसिफिक एपिथेट यानी दूसरा कंपोनेंट है, ये भी सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। केवल और केवल मेंजीफेरा इंडिका के अंदर जो जेनरिक नेम का पहला नाम था एम,
मैंजीफेरा इंडिका में एम वही कैपिटल में लिखा गया, बाकी सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। बच्चे इसको कैपिटल लेटर कर देते हैं आई को, नहीं ध्यान रखना है स्पेसिफिक एपिथेट में सारे पहले से लेके सारे इंडिका पूरा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाना चाहिए। दूसरा, जब हम हैंड रिटन इसको करते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब कंप्यूटर से हम टाइप करते हैं तो उसको तो इटैलिक्स में टाइप करा देते हैं, लेकिन जब हम हैंड रिटन लिखेंगे तो बच्चों याद रखना है उसको हम अंडरलाइन और कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर? तो मैंजीफेरा इंडिका जैसे सिंपल, अगर मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों? तो देखो ऐसे लिखूंगा कि अगर कोई कहे साइंटिफिक नेम लिखो अपना, लिखूंगा NISHANTCHAUDHARY। अब क्या करूंगा, इसको अंडरलाइन भी कर दूंगा। अब ये है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? पहला लेटर जेनरिक नेम का कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, स्पेसिफिक एपिथेट के सारे स्मॉल, अंडरलाइंड है। डन, तो ये सही है। क्रिस्टल क्लियर? आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे बच्चों। अब मैं एक चीज और बोलूं एनसीईआरटी का जिस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम के साथ साथ एक चीज और ऐड ऑन हुई। अब वो क्या चीज ऐड ऑन हुई, इसको रब करते ही मैं आपको बताता हूं बच्चों। ऐड ये हुआ कि जो भी साइंटिस्ट है उसको हम एब्रीवेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंजीफेरा इंडिका का साइंटिफिक, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये बच्चों क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। लेकिन एक चीज और ऐड हुई बच्चों बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि जिस साइंटिस्ट ने मैंजीफेरा इंडिका यानी आम का जो ये नेमिंग दिया था, उस साइंटिस्ट को एब्रीवेशन फॉर्म में लिखो लास्ट में। जैसे मैंजीफेरा इंडिका को लीनियस ने दिया था, लीनियस ने बोला तो इसको बोला लिन। क्या बोला बच्चों? लिन। इसको भी अंडरलाइन कर दिया। तो ये अब ज्यादा करेक्ट है। करेक्ट मैंजीफेरा इंडिका भी है और करेक्ट मैंजीफेरा इंडिका लिन भी है। तो बच्चों जो साइंटिस्ट ने दिया उसको भी हम एब्रीवेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब चलते हैं आगे, तो इसको करते हैं रब और अगले पॉइंटों की तरफ चलते हैं। आई होप आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्रिस्टल क्लियर आपके गुरुजी करा पा रहे होंगे। डन। अगली लाइन, all living organism can be classified into different taxa, this process is called classification। यानी अब थोड़ा सा एक लाइन और है जिसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी गई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको पहले लिखा देता हूं फिर समझाऊंगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म can be classified, all living organism can be classified into different taxa, all living organisms can be classified into different taxa, this process is called classification, this process is called, this process is called क्लासिफिकेशन। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, क्लासिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड करो। तो बच्चों इस लाइन को समझाऊंगा। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब इस लेक्चर को मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि हमारे जो रॉबर्ट में है उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज हैं वो कितनी है लगभग, तो उन्होंने कहा था 7 मिलियन स्पीसीज हैं। लेकिन हम कितनी खोज पाए आज तक, आपको पता है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब मुझे बताओ, अगर आपसे मैं कह दूं एक 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज को
आपको मैं पढ़ना है, आप पढ़ लोगे? तो आप कहोगे ये पढ़ना असंभव है, एक जन्म पूरा ले लूंगा तब भी नहीं पढ़ पाऊंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इन स्पीसीज को अगर क्लासिफाइड नहीं किया गया तो इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। यही कहती है ये लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। इनके छोटे छोटे टैक्सा बना दिए गए जिससे हमें इन स्पीसीज को पढ़ने में बहुत आसानी हुई। तो यही लाइन कह रही है, एक बार दोबारा से मैं आपको रीड कराता हूं। दोबारा से मेरे बहुत सिंपल लाइन है, कुछ नहीं है, बस मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है। हर एनसीईआरटी लाइन कुछ कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट। अगर इनके टैक्सा नहीं बनाए गए होते तो 17 लाख से 18 लाख मिलियन स्पीसीज आप पढ़ नहीं पाते। आज आप तुरंत बता देते हो नीम का पेड़ कैसे है, नीम के पेड़ में निमोरी देख रहे हैं, उसका हर्बल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस में यूज में आ रही है, उनके सब के बारे में आपको पता है। पुदीना का पेड़ किसके यूज में, आप फटाक से आप नहीं बताते तो कोई आपके साइंटिस्ट होंगे तो वो फटाक से बता देते हैं। तो वो 17 से 18 लाख स्पीसीज को पढ़ पाते, वो एक जन्म लग जाता उनको पढ़ने में। तो बच्चों उनको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में बांट दिया गया, जो आसानी रही उनको कैटेगराइज किया गया। जैसे कोई भी चीज है, हमको अगर सिंप्लीफाई बनाना होता है तो हम निमोनिक्स बना लेते हैं, या हम क्या करते हैं उनको छोटे छोटे एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसने क्या किया गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नोन थे उनको क्या किया गया, अलग अलग डिफरेंट टैक्सा बना लिए गए, वही क्लासिफिकेशन है। ये लाइन क्लियर हुई होगी बच्चों। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो और इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आज तक क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, तो बच्चों उसको भी क्लियर करेंगे अच्छे से। तो आ जाओ बच्चों, उस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं और चलते हैं। देयर आर 4 प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले बच्चों टैक्सोनॉमी है क्या वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले टैक्सोनॉमी में हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टैक्सोनॉमी में, देयर आर 4 प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी। 4 प्रोसेस, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक को समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा बस मुझे टाइम दे दो बच्चों। तो बच्चों टैक्सोनॉमी के 4 प्रोसेस कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर क्वेश्चन आपके बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों पहला है करेक्टराइजेशन। पहला कौन सा प्रोसेस है बच्चों, पहला है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन अभी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। दूसरा है बच्चों आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है बच्चों आपका, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और चौथा है बच्चों आपका नोमेनक्लेचर। ये टैक्सोनॉमी के 4 आधार बने बच्चों। अब सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा और इन चारों को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बच्चों। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सपोज करो आपने कोई चीज खोजी और उसका आपको नामकरण करना है। जैसे मैं सिंपली आपको बताऊं कि सपोज करो किसी बच्चे का जन्म हुआ, मुझे एक चीज बताओ, उस बच्चे का जन्म हुआ, अब उसके मम्मी पापा तो उसका नामकरण कर देंगे, लेकिन मुझे बताओ कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त, जैसे हम अपने दोस्तों का नाम निमोनिक्स के तौर पर रख लेते हैं, कि जैसे सपोज करो मेरा नाम निशांत चौधरी है और मुझसे आप कुछ और नेम से बोलने लग गए। जैसे सपोज करो कि मेरी जो करेक्टर है मेरे दोस्तों के लिए उनको पता पड़ चुके हैं, वो मेरे साथ 4 5 10 साल से मेरे साथ हैं, तो वो क्या करते हैं, मुझे चढ़ाने के लिए या चहकाने के लिए मेरा कुछ नाम रख देंगे। तो वो किस बेस पर रख देंगे, वो देखते हैं मेरी डेली की लाइफ एक्टिविटी में क्या कर रहा हूं, क्या चल रहा है, तो उसके बेस पर सबसे पहले मैं बात करूं, कैरेक्टराइज करते हैं मुझे कि मेरी हरकतें क्या हैं। दूसरे नंबर पर फिर आइडेंटिफाइड करते हैं वो कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। देन वो क्लासिफाइड करते हैं कि ये इस कैटेगरी में रखना है। जैसे बहुत ज्यादा कोई काला है, उसका नाम कालू रख देंगे, कोई उसकी हरकतें वैसी हैं तो वैसे कर देंगे, तो उसके व्याप पर। तो बच्चों सिंपली बात है, जैसे किसी प्लांट का नाम, जैसे मेंजीफेरा इंडिका नाम रखा गया,
तो आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मेंजिफेरा इंडिका नाम रखा गया? नहीं बच्चों, टेक्सोनोमी के व्याप पर सबसे पहले उसको करेक्टराइजेशन किया गया होगा, उसको करेक्टर को देखा गया होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखा होगा यानी बाहर से देखा गया होगा, उसकी एनाटॉमी देखी होगी यानी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा होगा, देन उसको आइडेंटिफाइड किया गया होगा कि इस जैसी कोई और वैरायटी तो नहीं है, ऐसे और वैरायटी है भी तो वो कुछ ना कुछ करेक्टर में तो डिफरेंस है, देन उसको क्लासिफाइड किया गया होगा इससे कि किस करेक्टर में वो डिफरेंस है, देन बाद में उसको नोमेनक्लेट किया गया होगा, उसका नामकरण किया गया होगा। तो टैक्सोनॉमी के 4 आधार हैं बच्चों, इसकी ट्रिक मैं बताता हूं आपको, ट्रिक भी देता हूं, CICN बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये इसी सीक्वेंस में रखे जाएंगे। सबसे पहले किसी भी चीज के करेक्टर को हम देखते हैं, देन उसको आइडेंटिफाइड करते हैं, देन देखते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि इसके करेक्टर मिल तो नहीं रहे, देन बाद में उसको नोमेनक्लेट करते हैं। तो बच्चों ये लाइन थी। अब मैं आपसे पूछूं कि टेक्सोनॉमी है क्या, तो सिंपली आपको पता चल गया होगा, टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो क्या करती है, स्पेसिफाइड करती है किसी भी ग्रुप की वैरायटीज को, यानी ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर, करेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाइड करती है, देन उसको क्लासिफाइड कराती है और बाद में उसका नामकरण करा देती है। तो उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी में 4 ब्रांच आती हैं। पहली कौन सी है, पहली है आपको पता चल गया होगा क्या है, करेक्टराइजेशन, दूसरी आपको पता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरी आपको पता है क्लासिफिकेशन, चौथी आपको पता है नोमेनक्लेचर। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं इस टेक्सोनॉमी में अगर अगर मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रख दूं, यानी एंशियंट पूर्वजों को रख दूं, फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक को ऐड कर दूं, तो टेक्सोनॉमी के साथ अगर फाइलोजेनेटिक को मैं ऐड कर दूं तो इसको मैं बोलता हूं सिस्टमैटिक। अब आप कहेंगे ये सिस्टमैटिक क्या है, तो मैं अभी बताता हूं फाइलोजेनी और सिस्टमैटिक का मतलब। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, यानी अगर मैं क्या कर रहा हूं, करेक्टराइजेशन, करेक्टर के व्याप पर करेक्टराइजेशन किया, उसके बाद उसको नोमेनक्लेट किया और आइडेंटिफाइड किया, देन उसको क्लासिफाइड किया और उसका नोमेनक्लेट कर दिया, उसके साथ में उसकी एंशियंट, उसके पूर्वज कैसे थे उसको भी अगर मैं रख देता हूं तो उसी को मैं सिस्टमैटिक्स बोल देता हूं। तो बच्चों टेक्सोनॉमी में आपको पता है क्या आते थे, CICN, इसके साथ में फाइलोजेनी यानी आपकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ दिया, किसको बच्चों, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, यानी आपके पूर्वजों को भी देख लिया। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अगर एड ऑन कर देता हूं, उसी ब्रांच को सिस्टमैटिक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आया है। अगर टेक्सोनॉमी के साथ आप फाइलोजेनी को स्पेसिफाइड कर देते हैं तो कौन सी ब्रांच बन जाती है, तो उस हम ब्रांच को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। The study of different kind of organism and the diversitic relationship is called systematic। समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक क्या है। सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी के साथ अगर उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को अगर रख देते हैं, उसी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अब बच्चों ये सिस्टमैटिक टर्म्स आया कहां से है और इसको किस साइंटिस्ट ने दिया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसको भी हम बता देते हैं। और सिस्टमैटिक को अच्छे से मैं आपकी कॉपी में भी नोट करा देता हूं बच्चों। तो आओ बच्चों चलते हैं और सिस्टमैटिक को अच्छे से लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप डालें सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स जो शब्द है बच्चों, वो एक बुक थी कैरोलस लीनियस की। किसकी बुक थी? कौन से साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस। उनकी बुक का नाम था सिस्टेमाई नेचुरी में जो कैरोलस लीनियस थे, कौन से साइंटिस्ट बच्चों, कैरोलस लीनियस, जिनका आपने जिक्र पढ़ा है सिस्टमैटिक्स।
कौन से साइंटिस्ट थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक में सिस्टमैटिक शब्द का यूज किया गया, जिस बुक का नाम क्या था? सिस्टमैटिक नेचुरे। अब इन्होंने किस चीज का जिक्र किया था? इन्होंने जिक्र किया था कि टेक्सोनॉमी में अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को जोड़ देते हैं, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अगर हम जोड़ देते हैं, फाइलोजेनेटिक को अगर हम एड ऑन कर देते हैं, तो वही सिस्टमैटिक्स है। तो बच्चों आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट भी कि सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी थी, यानी किसके द्वारा दी गई बुक थी? लीनियस। और उसी में किसका जिक्र होता है? उसी में टेक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आए और उसी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो बच्चों आज का मेरा लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर बच्चों आया हो, एक एक एनसीईआरटी की लाइन अगर आपकी क्रिस्टल क्लियर हो रही हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त में जिन्होंने ड्रॉप लेने की सोची है 2025 नीट के लिए, वो ड्रॉप लेने की जो सोची है, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन सब में। और बच्चों मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, बिल्कुल एकदम फ्री है मेरा बैच। वीडियो को बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। मैं